हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगा एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कौन से डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आप भी सोच रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में, तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स को समझना और देखना कितना इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित हो और आपको फ्यूचर में कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। इस वीडियो में हम रेरा प्रॉपर्टीज़ और ग्राम पंचायत प्रॉपर्टीज़ के लिए किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स चेक चेक करने हैं उनको समझेंगे, और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के मामले में क्या क्या कानूनी सेक्शंस या प्रोविजंस हमारे पास हैं वो भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। हे एवरीबॉडी, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लीगल करेंट्स। जानते हैं रेरा प्रॉपर्टीज़ क्या है। रेरा प्रॉपर्टीज़ यानी रेरा रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। ये एक्ट या ये कानून 2016 में आया था। अब इस कानून का क्या ऑब्जेक्टिव है कि जो अर्बन एरियाज़ में या सेमी अर्बन एरियाज़ में प्रॉपर्टी बायर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। इसमें बिल्डर्स को उनके कमिटमेंट्स के लिए ज़िम्मेदार भी बनाया गया है और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया गया है। जानते हैं कि रेरा प्रॉपर्टीज़ के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स को चेक करना ज़रूरी है। तो समझ लीजिए, आप रेरा सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं और या अर्बन एरिया में रहते हैं, तो आप जैसे नोएडा जैसी जगह में, आप नोएडा में कोई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं मान लीजिए, तो आपको सबसे पहले रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखिए। यानी ये सर्टिफिकेट आपको क्या बताएगा? ये बताएगा कि किसी भी प्रॉपर्टी या प्रोजेक्ट का रेरा के अनुसार रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। यानी इस सर्टिफिकेट में प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट और वैलिडिटी होती है। अब टाइटल डीड या ओनरशिप डॉक्यूमेंट, ये देखना बहुत ज़रूरी है। टाइटल डीड यानी आप ये समझिए कि ये वो डॉक्यूमेंट है जो किसी भी लैंड के मालिक या किसी भी ज़मीन या फ्लैट के मालिक के पास क्लियर रजिस्ट्री या क्लियर टाइटल है। और ये जो डॉक्यूमेंट है, ये ग्राम पंचायत की ज़मीन हो या रेरा के अंडर कोई प्रॉपर्टी हो, दोनों के लिए ये चेक करना ज़रूरी है। अब ये भी समझ लेते हैं कि टाइटल डीड किस तरीके की होती है। टाइटल डीड हुई या तो सेल डीड हुई, या फिर गिफ्ट डीड हुई, या फिर कन्वेंस डीड हुई। अब सेल डीड तो नॉर्मल आपकी बाय जो सेल परचेज हुई है उसमें सेल डीड बनती है। अगर कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में आई है तो गिफ्ट डीड बनती है, और अगर कोई सरकारी प्रॉपर्टी खरीदी है तो कन्वेंस डीड बनती है। तो ये एक डॉक्यूमेंट चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप देखिए प्रीवियस रजिस्ट्री और इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। यानी प्री इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट देखिए कि ये वो सर्टिफिकेट है जो प्रॉपर्टी के किसी के ऊपर कोई भी लीगल क्लेम, यानी कोई मॉर्गेज या कोई लोन अगर चल रहा है, या यानी कि प्रॉपर्टी पे अगर कोई बोझ है, वो दिखा देता है। मतलब अगर प्रॉपर्टी पे कोई बोझ होना नहीं चाहिए, कोई लोन या कोई मॉर्गेज नहीं होना चाहिए, तो वो क्लीन प्रॉपर्टी है, उसको आप बाय कर सकते हैं। तो ये एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट आपको देखना, वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये मिलेगा कहाँ से? ये आपके एरिया के रजिस्ट्रार से मिलेगा। मैंने ये भी बताया कि प्रीवियस रजिस्ट्री मतलब चेन ऑफ रजिस्ट्रीज, पुरानी सारी चेन, प्रॉपर्टी पहले किसके पास थी, उसके बाद उसको किसने ख़रीदा, उसके बाद किसने ख़रीदा। तो जो स्टार्टिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, वो सारी चेन आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके अलावा आपको ये भी देखना ज़रूरी है अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर कमेंसमेंट सर्टिफिकेट के ऊपर, आप एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट अगर आप चेक कर रहे हैं, तो एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट वो चाहे रेरा की प्रॉपर्टी हो या ग्राम पंचायत की प्रॉपर्टी हो, दोनों में चेक करना ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट हुआ, पोजेशन लेटर हुआ, या कमेंसमेंट सर्टिफिकेट हुआ, ये चीज़ें चेक करना ज़रूरी हैं। और ये सर्टिफिकेट्स क्या बताते हैं? कमेंसमेंट सर्टिफिकेट बताएगा कि प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, और ये लीगली शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, ये बताएगा आपको कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आपको क्या बताएगा कि आपको
उस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसको ऑक्यूपाई करने की परमिशन है भी या नहीं है, मतलब वो रेडी टू मूव है या नहीं है। और इसके अलावा आप म्यूटेशन रिकॉर्ड्स भी चेक करिए। अब फ्लैट में आप जा ले रहे हैं तो आप कार पार्किंग अलॉटमेंट लेटर भी चेक करिए। कार पार्किंग अलॉटमेंट लेटर ये वो लेटर है जो जो प्रॉपर्टी ओनर के नाम पे होता है, और प्रॉपर्टी ओनर के नाम पे जो है वही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पे भी नाम होना चाहिए। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो आप उस प्रॉपर्टी को नहीं खरीदिए। ये दोनों पे सेम नाम होना चाहिए। और ये भी बताता है कि आपको कितनी कार पार्किंग की स्पेस मिला हुआ है, एक कार का या दो कार का स्पेस मिला हुआ है। इसके अलावा आप प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो डॉक्यूमेंट्स भी चेक करिए। प्रॉपर्टी टैक्स मतलब प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी म्यूनसिपल टैक्सेस होते हैं, वाटर का टैक्स हुआ या जो भी म्यूनसिपल टैक्सेस हैं, वो टैक्स पेड हैं या नहीं है। अगर वो पेड नहीं है मतलब प्रॉपर्टी की फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियली उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं किया गया है, तो ये चीज़ चेक करना ज़रूरी है प्रॉपर्टी टैक्स के डॉक्यूमेंट से। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स के डॉक्यूमेंट पे जो नाम है वही नाम रजिस्ट्री पे भी होना चाहिए, तो ये भी चेक करना ज़रूरी है। इसके अलावा आप देखिए म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी यानी म्यूटेशन रिकॉर्ड्स प्रॉपर्टी की लीगल ओनरशिप के जो चेंजेस हैं उनको दर्ज करता है। मतलब मेरे से प्रॉपर्टी किसी और ने खरीदी तो वो जो चेंज हुआ लीगल ओनरशिप का वो रजिस्टर होता है म्यूटेशन ऑफ रिकॉर्ड्स में। और ये एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जो रेरा की प्रॉपर्टी हो या ग्राम पंचायत की प्रॉपर्टी हो, इसको दोनों प्रॉपर्टीज़ में चेक करना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको जो ज़रूरी है चेक करना कि बिल्डर का क्या प्रोफाइल है, बिल्डर या डेवलपर जिसकी आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं उसका प्रोफाइल भी चेक करिए। उसकी पुरानी रेपुटेशन, उसके पुराने प्रोजेक्ट्स वो कैसे रहे हैं, टाइमली डिलीवर हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये ज़रूर चेक करिए। प्रोजेक्ट का लेआउट और प्लान्स ज़रूर चेक करिए। प्रोजेक्ट का लेआउट और प्लान्स का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू द अप्रूव्ड डिज़ाइन, अप्रूव्ड जो अथॉरिटी ने जो अप्रूव किया है उसके अकॉर्डिंग बना है या नहीं बना है। अब बिल्डिंग प्लान है, अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान, वो भी आप चेक करिए कि उसमें तो कोई वायलेशन नहीं है। फाइनेंशियल डिटेल्स और प्रोजेक्ट टाइमलाइंस और एस्क्रो अकाउंट, ये भी चेक करना ज़रूरी है। फाइनेंशियल डिटेल्स क्या हैं, जो प्रोजेक्ट की जो फाइनेंशियल्स हैं प्रोजेक्ट के, जो भी आप डेवलपर का प्रोजेक्ट ले रहे हैं उसके फाइनेंशियल्स क्या हैं, वो नेगेटिव में तो नहीं है। पता चला आप लोगों का पैसा लिया और वो नेगेटिव को अपने उसने फुलफ़िल किया और चल दिया, तो वो फाइनेंशियल डिटेल्स डेवलपर की वो चेक करना ज़रूरी है। प्रोजेक्ट अभी तक जो डिलीवर हुए हैं वो प्रॉपर टाइमलाइन में डिलीवर हुए हैं या उसमें डिलेज़ हुई हैं। एस्क्रो अकाउंट मतलब ये वो अकाउंट है बिल्डर के, जो बिल्डर को इसमें फंड्स आते हैं, जो फंड्स जो आते हैं वो एस्क्रो अकाउंट में आते हैं। मतलब एस्क्रो अकाउंट्स का उपयोग बिल्डर के द्वारा प्रोजेक्ट के लिए प्राप्त किए गए फंड्स जो होते हैं वो इसमें रखे जाते हैं, सुरक्षित रखने के लिए होता है ये। तो जैसे लोग पैसा देते हैं वो एस्क्रो अकाउंट में वो रखता है वो पैसा। रेरा वेबसाइट वेरिफिकेशन, जिस भी बिल्डर की आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसकी वेरिफिकेशन आप रेरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ज़रूर करें। इसके अलावा पेमेंट रिसीट्स को हमेशा संभाल के रखें और लीगल ओपिनियन ज़रूरत पड़ने पे ज़रूर लें। ये तो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो कि हमें रेरा की प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने से पहले देखने चाहिए। और इसी तरीके से ग्राम पंचायत की प्रॉपर्टीज़ के लिए हैं। समझते हैं कि ग्राम पंचायत की प्रॉपर्टी क्या है। ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी जो रूरल एरियाज़ में होती है उस पर ग्राम पंचायत के ही नियम होते हैं, नियम या कानून उस पर ही लागू होते हैं, तो वो ग्राम पंचायत की प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें जैसे मैंने ऊपर बताया कि एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, चेन ऑफ रजिस्ट्री चेन, ये सब देखना ज़रूरी है, तो वो इसमें भी ज़रूरी है। इसके अलावा आप और क्या क्या देख सकते हैं, कन्वर्जन सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चरल लैंड है उसको रेजिडेंशियल लैंड में कन्वर्जन सर्टिफिकेट है तो ही आप खरीदिए, वरना आपने एग्रीकल्चरल लैंड ले लिया और उस पर अगर आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया तो वो इलीगल हो जाएगा। आपको एनओसी लेना बहुत ज़रूरी है। ग्राम पंचायत से किसी भी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए एक एनओसी लेना बहुत ज़रूरी है ग्राम पंचायत से। मैप, जो लैंड का जो रिकॉर्ड है, जो विलेज का जो मैप है उसको भी चेक करना ज़रूरी है प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले। जो जो
प्रॉपर्टी बेच रहा है गांव में, ग्राम पंचायत की जो प्रॉपर्टी बेच रहा है, उस सेलर की वेरिफिकेशन वो ज़रूर करना है आपको, वो ज़रूर करिए, ऑथेंटिसिटी के लिए वो ज़रूर करना है। इसके अलावा आप लीगल ओपिनियन ले सकते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट के बारे में मैंने बताया, वो आपको लेना, चेक करना ज़रूरी है। अब एक चीज़ आती है, मैंने देखा है बहुत बार, लोग पावर ऑफ अटर्नी पे भी ले लेते हैं। थोड़ा पैसा कम ज़्यादा हो रहा है तो पावर ऑफ अटर्नी में रजिस्ट्री नहीं कराया, पावर ऑफ अटर्नी पे ले लिया फ्लैट या प्रॉपर्टी या लैंड। मैं आपको ये बता दूं कि पावर ऑफ अटर्नी पे कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसमें आप कभी भी लीगल मालिक नहीं बनेंगे, और जब आप लीगल मालिक नहीं बनेंगे तो आप उस प्रॉपर्टी को कभी भी बेच नहीं सकते। इसलिए ये सबको सलाह दी जाती है कि पावर ऑफ अटर्नी से कभी भी प्रॉपर्टी ना खरीदें। अब समझते हैं कि लीगल प्रोविजंस क्या क्या हैं प्रॉपर्टीज़ के डिस्प्यूट्स को लेकर के, और कहाँ हम इसको जा सकते हैं। तो लीगल प्रोविजंस में पहले आता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का है, और इसमें सेक्शन 54 है जो प्रॉपर्टी की सेल के बारे में बताता है। उसके बाद आता है इंडियन सक्सीशन एक्ट, यानी विरासत, सक्सीशन मतलब विरासत अधिनियम। तो और ये आया 1925 में। अब ये इसमें क्या है कि सेक्शन 30 जो है इस एक्ट का, वो प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए नियम बताता है कि क्या क्या नियम हैं सक्सीशन के, यानी विरासत में देने के। इसके अलावा आपका है लिमिटेशन एक्ट। ये इसमें सेक्शन 2J है जो लिमिटेशन, जो पीरियड है उसको डिफ़ाइन करता है। फिर आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें सेक्शन 27 है जो कि कंज्यूमर डिस्प्यूट को डिफ़ाइन करता है। और रेरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपका सेक्शन 84 है जो जो इसमें रेरा के रूल्स और रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं, उनके लिए क्या जुर्माना है, क्या सज़ा है, उसको इसमें डिफ़ाइन किया गया है। तो ये था आज का वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपके इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित बना सकते हैं। पावर ऑफ अटर्नी से प्रॉपर्टी खरीदने की जगह डायरेक्ट परचेज़ की सलाह दी गई है इसमें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, बाय एंड टेक केयर।